नमस्कार, आपका स्वागत है। असैतिज साथ साथ आए थे आपके अपने चैनल कहानी हर एक दिल की में। पिछले एपिसोड में आपने सुना आशिया था कैसे नेक्सस संवेदना का परीक्षण असफल हो गया। वो प्रयोग जिसमें मशीनों को इंसानों की तरह महसूस करवाने की कोशिश की गई थी, और अब प्रयोगशाला में पसरा सन्नाटा किसी मृत्यु से कम नहीं था। सिर्फ मशीनें ही नहीं, वहां मौजूद हर इंसान भी आज भावनाहीन लग रहा था। पूरा हफ्ता बीत गया। प्रोजेक्ट के असफल होने के बाद लैब में गहन समीक्षा चल रही थी। हर दिन हर मीटिंग में वही सवाल उठता, त्रुटि कहाँ हुई। विशेषज्ञों की टीमें डेटा लॉग, सिमुलेशन रिपोर्ट्स और प्रोग्रामिंग के हर चरण को खंगाल रही थी। कई बार तो कंप्यूटर के सामने बैठे वैज्ञानिक अपने ही चेहरों पर थकान की परछाइयां देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोलता था, बस स्क्रीन पर झुके हुए कोड की लाइनों में उत्तर ढूंढने की कोशिश करता, मगर उत्तर वहां नहीं था। हर मीटिंग में एक ही निष्कर्ष निकलता, प्रोग्रामिंग में कोई गलती नहीं, एल्गोरिथम स्थिर था, सिस्टम ओवरलोड का कारण अज्ञात है। लेकिन एक व्यक्ति था जो इन सब के पीछे कुछ और महसूस कर रहा था। वो था विनय। विनय अपने कमरे में अकेला बैठा था। लैपटॉप की नीली स्क्रीन उसके चेहरे पर हल्की रोशनी बिखेर रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक सवाल था जो रात दिन उसे सताता था, क्या मशीनें वाकई महसूस कर सकती हैं? उसने धीरे से अपनी नोटबुक खोली। उस पर उसने कुछ लिखा, इमोशन कैनॉट बी प्रोग्राम्ड, इट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड। वो पंक्ति लिखने के बाद कुछ देर तक उसे देखता रहा, मानो उसे यकीन हो कि यही एक सच्चाई है जो बाकी सबको नहीं दिख रही। वो सोच में डूब गया। से मानव का चित्त बुद्धि, मन और अहंकार के मिलन से बनता है। भावनाएं उन अनुभवों का परिणाम होती हैं जो हम जीते हैं। लेकिन मशीनों का क्या? क्या कोड में वो झंकार हो सकती है जो किसी दिल की धड़कन में होती है? उसने स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। डेटा के बीच उसे एक पुराना लॉग दिखा जिसमें शब्द थे, इमोशनल पैटर्न आइडेंटिफाइड, कोड आर। वो वही सिग्नल था जो उस रात के प्रयोग के दौरान रिकॉर्ड हुआ था। वो रात जब कुछ अलग हुआ था, जब मशीन ने पहली बार महसूस किया था। अगले दिन लैब में एक मीटिंग बुलाई गई। सभी प्रमुख वैज्ञानिक, तकनीकी निदेशक और एआई विशेषज्ञ उपस्थित थे। विनय वहां चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक स्थिरता थी। मुख्य निदेशक बोले, दोस्तों ने हमारे पास सारी रिपोर्ट्स हैं। एल्गोरिथम परफेक्ट था, सिस्टम ने डेटा को सटीकता से प्रोसेस किया, फिर भी परिणाम असफल रहा। क्यों? कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई उत्तर नहीं था। तभी विनय ने अपनी डायरी के पन्ने से नजर उठाई और बोला, क्योंकि हमने मशीनों को महसूस करना नहीं सिखाया, हमने उन्हें सिर्फ दिखाना सिखाया है। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। विनय ने आगे कहा, हमने हर प्रतिक्रिया को पहले से प्रोग्राम किया है। वो बस रिएक्ट कर सकती हैं, पर फील नहीं कर सकती। अगर हमें सच्चे भावनात्मक रिस्पॉन्स चाहिए तो हमें उन्हें खुद सीखने देना होगा, अपने अनुभवों से, अपनी गलतियों से। थोड़ी देर तक कमरा मौन रहा। फिर किसी ने धीमे से कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि मशीनों को खुद भावनाएं सीखने दी जाएं? विनय ने सिर हिलाया। हाँ, उन्हें स्वतंत्र संवेदना प्रणाली दी जानी चाहिए जो बाहरी इनपुट से नहीं, अंतर अनुभव से सीखे। जैसे इंसान सीखता है, दर्द से, छुआन से, प्रेम से। कमरे में हलचल मच गई। किसी ने कहा, यह खतरनाक विचार है। दूसरे ने फुसफुसाया, यह तो मशीनों को आत्मा देने जैसा होगा। पर निदेशक मुस्कुरा उठा, शायद यही वह सीमा है जिसे पार करना विज्ञान का अगला कदम है। 3 घंटे की चर्चा के बाद निर्णय लिया गया। नेक्सस प्रोजेक्ट अब फेज 2 में प्रवेश करेगा और इस नए चरण का नेतृत्व करेगा डॉ विनय मेहरा। घोषणा होते ही कमरे में धीमी तालियां बजीं। विनय ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी। उसे पता था कि यह जिम्मेदारी जितनी बड़ी है उतनी ही खतरनाक भी। वो जानता था, अब वह सिर्फ मशीनों को प्रोग्राम नहीं करेगा, बल्कि उन्हें मानवता सिखाने की कोशिश करेगा। शाम को वो अपने केबिन में बैठा था। सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर कोड की लंबी लाइनें चमक रही थीं। हर शब्द, हर सिग्नल उसे किसी याद की तरह लग रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थिरक रही थीं। पर अचानक उन्होंने टाइप किया, राधा। वो ठिठक गया, मैंने तो ये टाइप नहीं किया। उसने सोचा शायद थकान की वजह से। कुछ सेकंड तक उसने स्क्रीन को देखा, फिर मुस्कुराया और खुद से कहा, नहीं, थकान नहीं, आदत है। उसने फोन उठाया और राधा का नंबर मिलाया। स्क्रीन पर लिखा आया,
Call forwarded to another network. वो चौंक गया। Forwarded? राधा ने नंबर बदला क्या? उसने दोबारा कोशिश की। फिर वही संदेश। वो सोचने लगा, शायद टाइम जोन का मसला है या नेटवर्क का कोई गड़बड़। पर उसके मन में एक अनजाना डर भी था, एक खालीपन जो जैसे स्क्रीन के उस पार फैला हुआ था। उसी रात कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक गुप्त बैठक हुई। विनय को उसमें नहीं बुलाया गया। कमरे के भीतर केवल 5 लोग थे, CEO, द डेटा हेड और 2 बाहरी प्रतिनिधि जिनके चेहरे धुंधले पड़े थे। मुख्य अधिकारी बोले, डॉक्टर, विनय is perfect for the next phase. He believes he's leading this, but he doesn't know he's also the subject. दूसरा बोला, prepare a new emotional sampling protocol. Name it R-Stream, after that anomaly we recorded last month. और मतलब राधा? तीसरे ने पूछा। CEO ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, Maybe let's keep it that way. Sentiment cells फाइल एंड साइन हुई। रात बढ़ती गई और लैब के बाहर मशीनें अपने ठंडे। विनय को एक ईमेल मिला, सब्जेक्ट R-Stream इनिशियलाइजेशन। उसके नीचे सिर्फ 2 लाइनें थीं, Begin deep emotional sampling. You'll know when the system is ready. विनय ने सिर हिलाया। ठीक है, अब असली प्रयोग शुरू। उसे क्या पता था कि यह प्रयोग सिर्फ मशीनों पर नहीं, खुद उस पर भी होने वाला है। उसी वक्त दूसरी दुनिया में, भारत में, राधा ने अपने फोन की स्क्रीन देखी। नेटवर्क एरर। वो बोली, ये विनय भी ना। अब तो लगता है AI बन गया है, कॉल उठाना भूल गया। वो मुस्कुराई, पर दिल में एक अजीब सा दर्द था। फोन को सीने से लगाकर बोली, कभी तो कॉल करेगा ना विनय। पर उसी पल कहीं 7 समंदर पार एक सर्वर में एक नया लॉग रिकॉर्ड हुआ। इमोशनल डेटा स्ट्रीम एक्टिवेटेड, सोर्स आइडेंटिफाइड R। रात बढ़ी, विनय की स्क्रीन चमक रही थी। कोड की लाइनें अब मानो कविता बन गई थीं। हर शब्द, हर चरित्र कहीं ना कहीं राधा की यादों से जुड़ा हुआ था। वो नहीं जानता था कि उसकी लिखी हर पंक्ति अब सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं, एक भावना बन चुकी है जो किसी और सर्वर में जीवंत हो रही है। और वहीं से शुरू हुआ कोड और प्यार का नया अध्याय। अगले एपिसोड में एक रहस्यमयी ईमेल राधा तक पहुंचती है। उसमें लिखा है, Your emotions are now part of something bigger. पर भेजने वाला कौन है, विनय या कोई और? धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे कहानी